हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीमैट 2026 के पेपर में क्वांट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने सीमैट 2025 का पेपर में भी करा रखा है, 2024 का भी पेपर करा रखा है। तो वहां पर जो 24 और 25 अगर आप क्वेश्चन देखेंगे क्वांट के, तो वहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा था। उसी तरीके से हम लोगों ने मॉक भी तैयार कर रखा है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन जो अब की बार 26 का पेपर आया है इसमें जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से नहीं पूछा है। थोड़ा सा अब की बार जो क्वांट पूछी गई है इजी पूछी गई है। तो एनटीए का जो पैटर्न होता है वो फिक्स नहीं होता है कि एकदम बिल्कुल अगर 24 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो अगले साल उसी टाइप का क्वेश्चन ही पूछेगा। तो वेरिएशन जो है मतलब उसमें रहता ही रहता है, हर साल वेरिएशन उसका रहता है। तो इसीलिए जब भी आप लोग सीमेट का पेपर हमारे एग्जाम देने जाएंगे तो सीमेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और ये मत घबराइएगा कि यार इसमें तो ऐसा है तो इसमें किस तरह, तो बदलता रहता है। बात समझ में आई नहीं? तो हाँ, ये बात बतानी थी आपको। और आज की क्लास में हम लोग जो है 2026 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीमेट के एग्जाम में वो 20 क्वेश्चंस हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। हालांकि सीमेट के जो लोग आपकी बात टारगेट कर रहे हैं तो उनको मैं एक बार बता दूं कि पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है, यानी काफी टाइम रहता है। सीमेट के एग्जाम में बहुत सारा टाइम मिलता है। तो टाइम का इशू नहीं रहता है। अगर आप आराम से अगर अगर मैथ के क्वेश्चन आप 5-5 मिनट में भी बना रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हालांकि हम लोग का जो सोल्यूशन होगा जितना भी शॉर्ट हो सकेगा, क्या कर सकते हो, सारी चीज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से करना चाहिए था हमें एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए डीआई पूछा है और डीआई के अंदर इन्होंने 1 2 3 लिख रखा है। इसका मतलब ये कि डीआई में एक डीआई दे करके 3 क्वेश्चन पूछा है और तीनों के आपको जो आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखिए क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर पी। आराम से करें क्योंकि टाइम बहुत होता है सीमेट में। टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर पी इन 5 अप्रैल एंड मई। पी की बात कर रहा है, पी आपका यहाँ पे है। कौन कौन से मंथ की बात कर रहा है? फरवरी की बात कर रहा है, फैब में फिर बोल रहा है कि अप्रैल, यानी देखिए 108 की बात कर रहा है, और फिर मई की बात कर रहा है, मई मतलब यहाँ। तो कह रहा है कि टू द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय द डीलर एस। डीलर एस की बात कर रहा है। और कौन कौन सा मंथ है? मार्च, मई एंड जून। तो मार्च कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? अगर मैं एस की बात करूं मार्च ये है। अगर मैं मई की बात करूंगा तो मई आपका देखिए 80, यहाँ पे दिख रहा है 89, और जून की बात करूंगा तो 91। ये थोड़ा देखिएगा, ये 2 बार रिपीट हो चुका, तो एक ही बार समझिएगा इसको। ये आपका दे रखा है। तो यानी कि इनका जो टोटल नंबर आपका इनका रेशियो निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐड करके रेशियो निकालना है। अब ऐड कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ओरली आप ऐड कर सकते हैं इन लोगों को। जैसे आपको 94 दे रखा, 98 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 94 98, 8 4 करेंगे 12 हो जाएगा, 2। और 192 हो जाएगा, 90 90 180, 8 4 करेंगे 12, तो 180 में 12 ऐड करेंगे 192। और 192 में 10 ऐड करेंगे तो आपका सीधे 192 में 10 ऐड करेंगे तो सीधे 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। तो ओरली मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। हालांकि मैं लिख भी दे रहा हूं कैसे कैसे करना है। 94 इसको ऐड करना है नया, उसके बाद 108 है, और उसके बाद आपका 98 है। ये पी वाला टोटल सम है। इनको जब मैं ऐड किया तो 300 आ गया। हालांकि मैंने माइंड में ऐड किया, तो आपको भी माइंड में ऐड करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी तरीके से एस वाला ऐड करना है। तो 90 लिख रखा है, फिर 89 लिख रखा है। तो 90 और 89 ऐड करेंगे तो 90 90 180 179। और 179 में 91 ऐड करेंगे जब, तो 179 में जब 91 ऐड करेंगे तो 9 1 10, 9 7 16 यानी 16 एंड 17। और एक 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 200 आ जाएगा, 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270 ऐड कर लीजिएगा। तो 300 और 270 का जब रेशियो निकालेंगे, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 10 जा और 3 9 जा, यानी मेरा जो आंसर हो जाएगा 10:9 होगा। और 10:9 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में। तो कुछ करना नहीं था। डीलर पी की फैब अप्रैल और मई में
जो भी कार सोल्ड हुई है उसका सम, डीलर एस की जो है मार्च और मई और जून में जितनी भी कारें सोल्ड कर रखी, नंबर दे रखा 1989 या 91, सबको ऐड करके रेशियो निकालना था। तो आसानी से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे ऐड करके, 10:9 मेरा आंसर आ जाएगा। आई थिंक इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन था। अब इसी डीआई का हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या रखा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या रखा है कि द टोटल नंबर ऑफ कार, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर, टोटल नंबर ऑफ कार कह रहा है कि सोल्ड बाय डीलर पी ड्यूरिंग फरवरी टू जून। डीलर पी की बात कह रहा है, डीलर पी आपका यहाँ पे है 5 से लेके जून तक। 5 से लेके जून तक का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको फैब, ये देखिए फैब, मार्च हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, मई हो जाएगा और जून, ये सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कह रहा है ना कि फरवरी टू जून इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल कार सोल्ड बाय ऑल द डीलर्स इन जून। देखिए ऑल द डीलर्स इन जून में जो टोटल कार सोल्ड हुई हैं, ये तो पूरी पूरी आपको दिखाई दे रही है, कितनी हो रही है 396। टोटल जून में कितनी दिखाई 396। बाकी पी का जो है, जो जो फरवरी से लेकर के जून तक का जो है सारा जो कार उन्होंने सोल्ड कर रखा है उसको ऐड कर लीजिए। अब ऐड कैसे करेंगे, अब ऐड कर लो, बहुत से लोग देखिए ओरल भी ऐड हो जाएगा, वैसे भी ऐड कर सकते हैं। मैं पहले ओरल ही ऐड करता हूँ। देखिए 9 और 8 करेंगे 17, अभी 108 को छोड़ दो, 9 8 17 और 9 करेंगे 26 और 9 करेंगे 35, यानी 35 का मतलब हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा 350। 350 ये हो गया, और प्लस ये वाला ऐड कर लो, 5 4 9 8 करेंगे 17 और 5 करेंगे 22। तो 22 जब इसमें ऐड कर देंगे तो 372 हो जाएगा। और 108 और है, तो और क्योंकि 108 छूट गया है ना, उसको भी ऐड करोगे तो 3 1 4 और हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा 480। तो ये पूरी चीज देखिए, इसी तरीके से आप भी ऐड करने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप, क्योंकि टाइम सीमेट में बहुत है, गलती मत कर दीजिएगा, तो आप ऐसे लिख करके भी, आप पूरा अच्छे से लिख करके भी ऐड कर सकते हैं 94 85 108। इसी तरीके से सबको लिख करके भी आप ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप ओरली कर ले जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से ये कंपटीशन में टाइम भी देखा जाता है। तो ये 480 है टोटल सम। और जो जून में टोटल जो है सम दे रखा है ऑल डीलर का, वो 396 है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि भाई जो पी ने जो कार सोल्ड की है फरवरी से लेके जून तक, वो कितना परसेंट ज्यादा है ऑल डीलर ने जो जून में कार सेल्ड की है, सोल्ड कर रखी है। तो बताइए 480 इनकी है, 9396 है, कितना ज्यादा है 480 396 से 84 ज्यादा, कितना ज्यादा है 84 ज्यादा। सिंपल सी बात है, तो ये 480 396 से कितना ज्यादा है 84। इससे 396 से अब यही आपको सॉल्व करना है। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम 12 से कैंसिल करते हैं, 12 7 जा, और 12 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 12 3 जा 36, 33 आ जाएगा। तो क्या आ गया 7/33। ये कैसे सॉल्व होगा, अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा है तो परसेंटेज में एक चीज आप जानते हैं कि 1/3 जो होता है वो 33.33% होता है। अगर मैं परसेंट ये 33.33 को इसके नीचे ले आऊं, तो अगर मैं क्या ऐसे लिख दूं तो 1/33.33 ये किसके बराबर होगा, ये 3% के बराबर होगा। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यानी अगर 1/33.33 होता तो वैल्यू कितनी आती 3%। ये ओरली हमें पता है पहले से। तो यहाँ पर 1/33 है, तो 1 अगर 33 है तो कितना आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है। अगर 33.33 होता तो मेरा आंसर क्या आ जाता, मेरा आंसर सीधे सीधे 7 × 3 कर देता। 1/33 का होता है 3% के बराबर, 7 × 3% करता 21% मेरा आंसर आ जाता। बट बट हुआ क्या है, लेकिन ये 33.33 नहीं है, 33 है। यानी डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी बड़ी आती है, आप जानते हैं। यानी जो मेरा ये 3% ना करके 3% से थोड़ा से ज्यादा आएगी, यानी 21% मेरा आंसर ना हो करके 21% से थोड़ा से माइनस सा ज्यादा होगा, वो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 21.2%।
तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 21 पॉइंट यानी 21.2% हो जाएगा। यानी अप्रोक्सीमेशन का यूज हमने किया। हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेशन का यूज किया। कैसे किया मैंने आपको बताया। अगर 1/33.33 होता तो मेरा आंसर आता 7 × 3% यानी 21%। हल्का से, चूंकि वो डिनोमिनेटर छोटा है तो वह भी थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो 21% से थोड़ी सी बड़ी आएगी, यानी 21.2% मेरा आंसर हो जाएगा। बिना कुछ दिमाग लगाए, ना कि डिवाइड किए, कुछ डिवाइड वाइड नहीं करना है कि डिवाइड कर रहे हैं बैठ करके, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी डीआई का। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर क्यू इन अप्रैल मई एंड जून इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ऑल डीलर्स इन फेब एंड अप्रैल। इसका मतलब है कि क्यू की बात कर रहा है ये क्यू की बात कर रहा है। क्यू आपका कहाँ, यहाँ पे है। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर क्यू इन अप्रैल मई एंड जून। तो अप्रैल कहाँ गया आपका, देखिए यहाँ पे 97 है, मई में 102 है, और जून में 108 है। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा, ओरली ऐड कर दूंगा, 102 108 ऐड करेंगे कितना आएगा, 210। और 210 में 97 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 210 में अगर 97 ऐड करेंगे तो आप ऐड कर लिए, 210 में कितना 97 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 200 तो आ जाएगा, 210 और 97। तो अगर इसमें ऐड करते हैं तो आ जाएगा आपका 377910307, कितना आ जाएगा 307। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं, कह रहा है कि क्यू का और परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ, कह रहा है कि इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ऑल डीलर्स इन फेब एंड अप्रैल। तो फेब और अप्रैल में ऑल डीलर ने जितनी कार सोल्ड की, फेब और अप्रैल कहाँ गया आपका, फरवरी की अगर बात करेंगे आप तो यहाँ पे देखिएगा ये 400 है, और अप्रैल में भी 400 है। तो कुल कितनी कार सोल्ड हो गई ऑल डीलर ने, 4 अप्रैल देखा जाए तो 800। कितनी हो गई 800। तो टोटल आपकी 800 हो गई फरवरी अप्रैल में। और क्यू की आपने निकाला अप्रैल में जून में 307। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 307 800 का कितना परसेंट है, तो निकल नहीं जाएगा 307/800 इंटू 100। यही सॉल्व करना है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 307 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 × 24, 6 जाएगा, 8 8 × 64, और बचेगा 3/8। बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी, बहुत ही इजी ऐड करना था। तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते। कितना आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पे, 38, 3/8। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने जो तीनों डीआई की है, तो तीनों डीआई एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ कि कुछ करना ही नहीं है, सारी चीजें मैं आपको समझा दिया हूँ किस तरह से करना है। ये हो जाएगा, ये आपका यहाँ करेंगे इस तरह से, ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग, डीआई खत्म हो गया, अब हम लोग चलते हैं अलग टाइप के क्वेश्चंस पे जो इस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, डीआई तो खत्म हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में 4 में कह रहा है कि एक्सप्रेशन दे रखा है कि 234 की पावर 100 प्लस 234 की पावर 101 का यूनिट डिजिट क्या होगा। क्या पूछा है, पूछा है कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। निकल नहीं जाए, आप जानते हैं कि जो 4 होता है, अगर 4 की पावर इवन है तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, जैसे 4 की पावर 2 कर दे 16, यानी लास्ट डिजिट हमारा आता है 6। क्या आता है, लास्ट डिजिट हमारा जो आता है वो 6 आता है। लेकिन अगर 4 की पावर ऑड हम कर दें तो जो हमारा लास्ट डिजिट आता है वो 4 आता है। जैसे कि 4 की पावर 1 कर दें तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमारा लास्ट डिजिट आता है वो क्या आता है, 4 आता है। इस चीज आप समझ रहे हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। जब 234 की पावर 100 करेंगे तो 100 क्या इवन है, तो 234 की पावर जब इवन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लाग, यानी ये तो पूरा इवन है, ये पावर आपका इवन है, और ये जो पावर आपकी है ये ऑड है। तो जब इवन होगा तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे लास्ट डिजिट अभी आपने देखा कि जब 6 आता है क्या आएगा, 6 आएगा। ये ऑड है, इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। 6 + 4 ऐड करेंगे 10, 10 में तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो वही तो आपसे पूछा था
कि इन पूरे एक्सप्रेशन का जो सम करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या होगा, यानी यूनिट प्लेस क्या होगा, इसे लास्ट डिजिट कहिए या यूनिट प्लेस कहिए। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे आपका जीरो आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर होगा तो क्या हो जाएगा इसमें, मेरा आंसर हो जाएगा जीरो। एकदम बेसिक क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत थी। तो इस बार जो सी मैट का क्वेश्चन आया है, अदर ईयर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफी इजी आया है। 20 में से आप 20 कर सकते हैं, एक आध दो छोड़ के अगर मान लो नहीं भी आता है तो अलग बात है, तो आराम से 20 आउट ऑफ 20 आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये लैडर फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है, इसका एक फिक्स पैटर्न होता है। क्या होता है, इसका एक फिक्स पैटर्न होता है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कैसे क्या करना है, देखिए ए प्लस लिख रखा है, ए प्लस और 29/5 लिख रखा है। क्वेश्चन में जो दे रखा है आपका इस तरह से है, ए लिखा है और प्लस लिख दिया, अलग है। देखिए ये 1 अपॉन, फिर यहां से लैडर स्टार्ट होता है 1 अपॉन बी अपॉन फिर 1 अपॉन करके C-9। तो आपसे कहा ये 29/5 के इक्वल है। तो जरा बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 29 को 5 से डिवाइड कर लो। 29/5 को क्या मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूँ, 5 5 जा 25 होता है, 4 बच जाएगा। तो क्या मैं 29/5 को 5 + 4/5 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब ऐसा आप लिखेंगे तो ये जो वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, ए अब इसी फॉर्मेट में आएगा कि नहीं, ए प्लस बी अपॉन समथिंग वाले फॉर्मेट में आएगी नहीं। यानी ये जो होगा, ए जो बराबर होगा ये 5 के बराबर हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू जो है ये 4/5 की इक्विवेलेंट होगी। अब इसी को सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व होगा कि 1/b+1/C-9 अगर 4/5 के इक्वल है, तो जरा बताइए बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना होता है इसमें, क्योंकि 1/a में है, तो इस 4/5 को आप उल्टा लिख लीजिए, उल्टा माने पलट करके लिख लीजिए। यानी न्यूमरेटर ये 4/5, इसको जब आप रिवर्स करके लिखेंगे ये 5/4 हो जाएगा। अब क्या करना, आपको 5 को 4 से डिवाइड करना है, जितना परसेंट जाएगा उसको लिखिए। 4 1 जा 4% गया, बाकी जो बच गया उसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। 4 1 जा 4, एक बच जाएगा 1/4। जब एक बार ऐसा करेंगे, क्योंकि एक प्लस है ना, जब एक बार ऐसा करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपका पार्ट आया ना, ये वाला इंटीग्रल पार्ट, ये आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा ये बी को शो करेगा। यहाँ पर ये जो चीज आपकी आई है ये ए की वैल्यू हो गई है। अब कहेंगे सर अब सी कैसे निकलेगा। अब आप फिर से देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपका 1, अब C/9 था ना, अब फिर 4/1 इसको उलट दीजिए, 4/1 को यहां से। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/C/9 = 1/4 है, तब यहाँ निकल जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसको उलट करके भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जो है कह सकते हैं ये जो होगा ये 1/C-9 के बराबर होगा। तो अभी 1/4 को भी उलट कर दीजिए, तो आप 4/1 लिख सकते हैं। और 4/1 या 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका सिर्फ डायरेक्ट क्या आएगा, 4 आएगा। और ये जो 4 होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, C-9। यानी ये जो इक्वल होगा वो C-9 के इक्वल होगा। तो अगर C-9 = 4 है, तो क्या मैं C निकाल नहीं पाऊंगा, 9 उधर आके ऐड हो जाएगा, तो 4 + 9 यानी 13 हो जाएगा। ये फिक्स पैटर्न होता है, इसी तरीके से हम लोग इसको लगाते हैं। तो हमारा देख पा रहे हैं कि बी भी निकल गया, सी भी निकल गया, ए भी निकल गया। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी निकालूं तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। ए की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, ये आपका 5 आया है, बी आपका 13 आया है, और क्या आया, बी सॉरी बी आपका 1 आया है, बी कितना आया आपका 1 आया है, और सी आपका 13 आया है। बी आपका कितना आया है, बी आपका 1 आया है, और सी अभी आप निकाला 13। सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 19 आएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 19 होगा। तो अगर आपने पहले से नहीं लगाया है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की लैडर फ्रैक्शन की, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, देखिए कितनी आसानी से निकल गया। सी मैट में टाइम फिर बता देता हूँ बहुत रहता है, तो आप ये मत समझिए कि बहुत आराम, 5 5 मिनट में अगर करेंगे तब भी आराम से हो जाएगा। तो आपको टाइम का इशू नहीं है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से आराम से समझा रहा हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देख पा रहे हैं, तीन चीजें, तीन फिगर दे रखा है। ये आपका रेक्टेंगल है, ये आप जानते हैं कि स्क्वायर है, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आपको क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सबका फॉर्मूला आपको ओरली पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, किसी एरिया ऑफ कह रहा है कि द एरियाज ऑफ थ्री फिगर्स आर डिफरेंट। अब बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। सबको पता होना चाहिए, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 9 इंटू 4 करेंगे। अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 9 इंटू 4। 9 इंटू 4 करेंगे 36 आएगा। अगर मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है तो एरिया, अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखोगे, साइड का स्क्वायर होता है, यानी 6 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 36। ये सब मैं लिख रहा हूँ लेकिन पेन फ्री क्वेश्चन है ये, इसको लिखना अपना नहीं है। ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। एरिया अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल अगर निकालना हो तो उसका क्या आएगा, आप जानते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8, इंटू हाइट यानी 9। अगर यहां से कैंसिल करेंगे तो 36। तो आप जा रहे हैं कि तीनों का एरिया सेम है। तीनों का एरिया सेम है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों का एरिया डिफरेंट है, यानी ऑप्शन ए गलत बात कह रहा है। तो ए तो करेक्ट नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। इस तरीके का एरिया ऑफ थ्री फिगर्स आर इक्वल, बी वाली बात सही है। तो बी तो यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बी तो राइट है। अब हमको डी और सी चेक करना है। डी में कह रहा है, हाँ, अब सी में कह रहा है क्या, सी में कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ थ्री फिगर्स आर इक्वल। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर माने ऑल साइड का सम। जैसे ये 9 है, ये भी 9 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। अब इस इनकी चारों साइड 6 6 हो जाएगी, सभी लोग जानते हैं। ये 9 8 है तो इसका ये तो निकल ही जाएगा। 8 9 के साथ कितना होता है ना। तो पेरीमीटर की बात कर रहा है कि पेरीमीटर ऑफ थ्री फिगर्स आर कह रहा है इक्वल। अब हम चेक कर ले रहे हैं, अगर मैं इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालूं, देखिए 9 9 18, 4 22, 4 26 आएगा। फॉर्मूले से भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का एक फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, क्या होता है, पेरीमीटर अगर आपका रेक्टेंगल निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है क्या, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपकी 9 है, ब्रेथ इसकी 4 है। 9 + 4 13 इंटू 2 करेंगे 26। अगर मैं कहूं कि पेरीमीटर अगर आपको निकालना है स्क्वायर का तो क्या होता है, 4 इंटू साइड। साइड कितनी, 6, यानी 24। क्या पेरीमीटर इक्वल है, बिल्कुल पेरीमीटर इक्वल नहीं है। तो पेरीमीटर तो कहने की जो बात कह रहे थे इक्वल है, तो पेरीमीटर इक्वल तो नहीं है, सी चला जाएगा। जब सी चला जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखिए बी और डी बचा, या तो बी, डी अगर आप चेक कर पा रहे हैं, डी का पेरीमीटर कह रहा है 1 और 2 इक्वल। 1 और 2 का पेरीमीटर कहाँ इक्वल है, इसका 24, इसका 26 है। तो डी भी तो आपका गलत है। तो सब लोग गलत हो गए, तो सिर्फ सही क्या हुआ, बी ओनली। क्या हुआ है, बी ओनली, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हालांकि जितनी चीज मैं बोला हूँ, जितनी किया हूँ, ये सब पेन फ्री क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसमें 15 सेकेंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। डायरेक्ट सारी ओरल कैलकुलेशन है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है। आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फिर कंपेयर कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ओनली राइट है। बी में क्या था कि तीनों फिगर का जो एरिया था इक्वल था। बाकी सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 32 रुपये, अगर मार्क प्राइस को 32 रुपये अगर कम कर दिया जाता है, तो कह रहा है एक शॉपकीपर ने, कह रहा है कि 15% के 15% के प्रॉफिट पे किसी चीज को सेल किया और कॉस्ट प्राइस दे रखा 320। तो अगर कह रहा है कि अगर मार्क प्राइस पे सेल कर रहा है तो कितने का प्रॉफिट होता है, ये पूछा है आपसे। आप जानते हैं कि इस तरह क्वेश्चन मैं कैसे कराता हूँ, आप जानते हैं तीन चीजें होती है, एक सीपी होता है, एक एमपी होता है, यहाँ पे आपका एसपी होता है। आपको पता है सीपी कितना है, 320 है। तो अगर आपका सीपी 320 है और 15% का अगर गेन हो गया है, तो बताइए एसपी कितना है। 15% मतलब 3/20 करेंगे तो अगर 48 रुपीज, 320 का 15% अगर आपको निकालना तो आपको ओरली पता होना चाहिए सब। ऐसा नहीं कि आप 15% की फ्रैक्शन यही होती है, इसको आपको करना नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 48 रुपीज का इसको गेन हो जाएगा। तो 320 की चीज 48 का गेन हो गया, यानी कितने में सेल करेगा, अगर आप ऐड कर लेंगे 48 और 320 को, 368 में ऐड कर, 368 में सेल करेगा। कह रहा है कि 32 रुपये का डिस्काउंट है, यानी
मार्क प्राइस जो रहा होगा उसमें 32 कम करके सेल किया, तो सेल किया कितने में, 360 में। तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा, 32 ज्यादा रहा होगा सेलिंग प्राइस से। तो यानी जो मार्क प्राइस होगा, इसी में क्या करेंगे आप, अगर हमें सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस पे जाना है, जब भाई मार्क प्राइस में 32 माइनस किए, मार्क प्राइस में जब आप 32 रुपीज माइनस किए हैं तो सेलिंग प्राइस आया है, तो मार्क प्राइस निकल नहीं जाएगा। मार्क प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो भी होगा, ये 368 है, इसी में क्या करेंगे, -32 उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 32 ऐड करेंगे तो हमारा मार्क प्राइस निकल आएगा। तो 368 में 32 ऐड करेंगे और 68 + 2 70 और 30, सीधे 400 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 400। तो 400 है। तो आपसे ही तो पूछा है, अगर हम कोई चीज मार्क प्राइस पे सेल करें तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकल नहीं जाएगा। 320 आपका कॉस्ट प्राइस है, आप सेल कर रहे हो मार्क प्राइस यानी 400 पे, कितने का गेन हो रहा है, 80 का गेन हो रहा है। कितना है कॉस्ट प्राइस, 320। सॉल्व कर लेंगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 1/4, आप जानते हो कि परसेंटेज में 25% यानी 25% के बराबर होता है। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा वो 25%। ये पूरा डिटेल समझा रहा हूँ, हालांकि तुरंत 10 10 15 20 20 सेकंड में सब लगेगा। तो मैं पूरा अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25%। आगे चलते हम लोग, ये वाला देखिए क्या कह रहे हैं कह रहा है रमन है, सतीश है और अशोक है, कौन कौन लोग हैं। ये आपका रमन हो गया, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रमन हो गए, ये सतीश हो गए, ये अशोक हो गए। कितने कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, रमन किसी काम को 16 डेज में कंप्लीट करता है, सतीश 8 डेज में कंप्लीट करता है, ये 32 में कंप्लीट करते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। अगर हम इनकी इफिशियंसी निकालते हैं तो 32 को 16 से डिवाइड करेंगे 2, ये 8 4 = 32 और 31 = 32, यानी अशोक की इफिशियंसी निकल गई, सतीश की इफिशियंसी 4 है और रमन की एफिशिएंसी 2 है। अब क्या होता है कि तीनों लोग एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, और तीनों लोगों ने कहा जब काम करना स्टार्ट करते हैं, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर व्हेन दे स्टार्टेड बट सतीश लेफ्ट आफ्टर 2 डेज। यानी ये जो लास्ट, यानी कि 2 दिन बाद सतीश छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 दिन तक तीनों लोगों ने साथ में काम किया है, और तीनों लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 + 4 = 6 + 1 7 यूनिट। यानी दोनों तीनों लोग एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, और 2 दिन तक तीनों लोग अगर साथ में थे तो कितना यूनिट काम करेंगे, किए होंगे, 2 × 7 करेंगे 14 यूनिट। तो 14 यूनिट वर्क जो है वो तीनों लोग साथ में काम किए, टोटल वर्क ये देखिए 32 यूनिट है। तो 14 यूनिट काम ये हो गया। फिर कह रहा है कि रमन लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मैं कह रहा हूं अगर वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, 3 दिन पहले जो है और रमन जो है छोड़ के चला जाता है। अगर रमन पहले कौन छोड़ा है, सतीश छोड़ के गया है ना, सतीश छोड़ के गया है, पहले सतीश छोड़ के गया, 2 दिन तक साथ में चला गया। अब काम खत्म होने के 3 दिन पहले रमन भी चला जाता है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जो लास्ट का 3 डेज है वो किसने काम किया, अमन ने काम किया। कितना वर्क किया होगा, अगर उसकी इफिशियंसी 1 है, इफिशियंसी का मतलब एक दिन में जो वर्क करता है, तो लास्ट का 3 डेज अगर अमन ने वर्क किया है तो अमन ने कितना काम किया होगा, अमन ने जो, सॉरी, अशोक ने काम किया तो अशोक ने कितना काम किया होगा। 3 डेज में एक की इफिशियंसी से 3 यूनिट काम करेगा। बात समझ में आई। तो लास्ट का 3 डेज का वर्क 3 यूनिट, शुरू का 2 डेज का वर्क 14 यूनिट, यानी कुल वर्क हो गया 17 यूनिट दोनों मिला करके। हमारा टोटल वर्क कितना है, 32। ये जो बीच का वर्क है, इसमें कौन कौन से लोग थे, पहले सतीश छोड़ चुका था ना, इसमें जो लोग थे रमन थे और कौन था, अशोक। तो रमन और अशोक ने जो मिलके, दो लोग जब सतीश छोड़ के चला गया था, तो रमन और अशोक जो मिलके काम किए हैं वो कुल मिलाकर कितना यूनिट किए हैं, भाई 17 यूनिट तो इधर ही हो गया, 15 यूनिट, क्योंकि टोटल 32 है। तो 32 में 17 है तो बीच वाला जो वर्क हो जाएगा, 32 - 17 करेंगे तो हमारा 15 यूनिट काम होगा। यानी 15 यूनिट जो वर्क है वो रमन और अशोक ने किया है। जरा बताइए कितने दिन तक किया है, कितना दिन में 15 यूनिट काम किए होंगे। अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम निकाल नहीं ले जाऊंगा, 15 यूनिट का वर्क है, और रमन और अशोक की अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो कितनी इफिशियंसी है, इनका एक दिन का इफिशियंसी 2 2 यूनिट है, इनकी इफिशियंसी 1 यूनिट है।
तो अगर मैं टाइम निकालते हैं कैसे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क हमारा 15 है, रमन और अशोक की एफिशिएंसी 2+1 करेंगे, 3 यूनिट डिवाइड कर देंगे, तो 5 डेज। यानी कि रमन और अशोक जो मिल करके वो 5 दिन तक काम किए थे। वही पूछा था कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द इंटायर वर्क। तो 5 दिन तो बीच वाला लगा, 2 दिन यहाँ लगा था, 5 2 7, और 3 दिन देखिए यहाँ पे था, 3 दिन यहाँ, 5 डेज यहाँ पे, और 2 दिन शुरू में था ना। तो सब ऐड कर लो, 5 + 3 + 2 करेंगे, तो टोटल डेज जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 2 करेंगे, तो 10 डेज। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 डेज। यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट होंगे तो उनको 10 सेकंड 20 20 सेकंड में लगाते चले जाएंगे वो। तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फ्रेशर भी होंगे, इसी वजह से हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताया जा रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कह रहा है आपसे। ये भी आपका फिक्स पैटर्न है, हमेशा क्लास में लगातार कई सालों से कराया जा रहा है, और पूछा भी है सीमेट में कई बार। कह रहा है कि 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कह रहा है कि साउंड करती है, कब कब करती है, कह रहे एवरी 30 मिनट्स, फिर क्या दिया टाइम, 30 मिनट्स, फिर 1 आवर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, और 1.5 आवर का मतलब होता है 90 मिनट्स। उसके बाद फिर देखिए 1 आवर 45 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 + 45 करेंगे, 105 मिनट्स। अगर मैं इनका सब, इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें कॉन्सेप्ट कहता है इन जितने भी दे रखा है उनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आसानी से निकाल ले जाएंगे, देखिए सारे नंबर 15 से डिवाइड हैं, तो 15 को उठाइए, 15 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 30 हो जाए, 15 2 जा 30, 60 लाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 15 2 जा 30, 2 जा 60। हमें अगर 90 लाना है तो 19 15 6 जा होता है, तो 15 2 जा 30, 3 जा 90, 90 भी आ जाएगा। अगर हमें लाना हो 105 तो 15 7 जा होता है, 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे, तब यही हमारा पूरा क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते चले जाइए, तो 15 2 जा 30, 2 जा 60, 60 × 3 करेंगे 180, 180 अगर वो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 7 8 जा, और 1260 आ जाएगा। सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1260 मिनट आएगा। जब इसको 60 से डिवाइड कर दोगे आप, तो आ जाएगा 21, और 21 आ जाएगा आवर्स, यानी 21 घंटा। ये 21 घंटा क्या बताता है, ये बताता है जो आपने पूछा ना, कि ऑल दीज डिवाइसेस कह रहा है बीप टुगेदर एट 12 नून। अगर वो एक साथ जो है 12 नून पर आवाज की है, साउंड दी है, तो आप दे विल अगेन बीप टुगेदर, फिर वो कितने घंटे बाद जो है, कितने बजे फिर से बजेंगी एक साथ, फिर से आवाज करेंगी एक साथ, कब फिर कब रिंग करेंगी एक साथ। तो यही जो टाइम आया है ना 21 घंटा, ये बताता है कि अब 21 घंटे बाद, 12 12 बजे दोपहर में बजी, साउंड की है, रिंग की है, तो अब 21 घंटे बाद रिंग करेगी अगेन। तो अब 12 नून से 21 घंटा जोड़ो, 12 दोपहर से लेकर के 12 रात तक करेंगे, तो हमारा हो जाएगा कितना, 12 घंटे। और फिर रात के 12 बजे से फिर सुबह हो जाएगी 9 9 घंटा और ले लो। तो रात के 9 बजे, सुबह रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक हम रात में 21 घंटा होगा। तो दोबारा कब करेगी, 21 घंटे बाद बोला है ना, तो दोबारा करेगी 9 AM पे। कितने करेगी, 9। अब खुद सोचो ना यार, अब 12 नून है अगर, 12 नून का मतलब क्या, दोपहर का 12, अब उसमें 21 घंटे बाद कितना बजेगा, आप सोच लो, 12 दोपहर से 12 रात, 12 घंटा, और 9 घंटा और सुबह हो जाएगी। तो 9 बजे, 9 सुबह के 9 बजे जो है ये फिर से रिंग करेंगे एक साथ। वही आपसे पूछा था, यही होता है, ये फिक्स पैटर्न होता, लगातार इस पे आप काम क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाना होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है कि सुधीर ने परचेज किया है, कोई चीज मान लेंगे चेयर परचेज की है, और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है। जरा बताए इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है। लगातार मॉक के अंदर सारी चीजें मैंने इस तरह क्वेश्चन दिया है, और एनटीए ने भी इस तरह क्वेश्चन पूछा है। आप आसानी से जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए हम लोग लगाते हैं कि भाई नेट डिस्काउंट क्या होगा, अगर 3 डिस्काउंट सक्सेसिव दे रखा है तो नेट डिस्काउंट कैसे निकलता है, इसको देखिएगा अच्छे से। देखिए कैसे निकलता है। आप सबसे पहले क्या करिए, कोई दो डिस्काउंट पकड़ लो, आप उसका नेट निकालो पहले।
पहले दो का नेट निकालेंगे। दो का नेट कैसे निकलेगा, दो डिस्काउंट पहले 20% ले लो, 5% ले लो, आसान है निकालना। 20 और 5% का नेट डिस्काउंट निकाले, कैसे निकालेंगे? 20 प्लस, ओरली हालांकि निकलता है कि मैं लिख कर निकाल दे रहा हूँ। 20 प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5/100, वही फॉर्मूला। क्या होता है, x+y माइनस XY/100, ये नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। तो 20 प्लस 5 करेंगे 25, और 25 100/100 वन आ जाएगा। तो 25 में से वन जाएगा, 24 आ जाएगा इन दोनों का नेट डिस्काउंट। देखिए 20 और 25 का लगातार डिस्काउंट होगा तो 25% नहीं होगा, 24% का डिस्काउंट होगा नेट। अब 24 के साथ 12.5 ले लो, उसका नेट डिस्काउंट निकाल लो। तो 24% ये आपका हो गया, और प्लस 12.5 यानी 12.5%। परसेंट मान लेंगे तभी चल जाएगा, और माइनस करोगे 24 इंटू 12.5/100 करते हो। अब आप जानते हो, निकल नहीं जाएगा। आप एक चीज पढ़ोगे, अगर परसेंटेज चार्ट पढ़ो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जो 12.5% होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू उसकी कितनी होती है, 1/8। 1/8 जो होती है का मतलब होता है 12.5%। ये 12.5% ही तो है। 12.5/100 मतलब क्या, 12.5%, यानी इसकी वैल्यू 1/8 है। तो 24 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 24 12 कितना होता है, 30, 36.5 हो जाएगा, 36.5%। और इधर आ जाएगा 3, 3 माइनस करोगे तो 33.5%। ये चीज अगर किसी समय समझ लो भाई, 12.5% मतलब 1/8 है। तो ये 24 इंटू 1/8 करेंगे तो कितना आएगा, 3। अब ये सब दिमाग में होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो फिर डेसिमल हटा के कैंसिल करो, 25 से कैंसिल करके लगा लो। जो मन का भाई, 25 से कैसे इसको कैंसिल करो, 25 इससे कैंसिल करो, तभी लग जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि दिमाग में अगर रहेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये हमारा 33.5% हो जाएगा। वैसे भी दिमाग में आपको आ जाना चाहिए था यार, जब ये डेसिमल में आ रहा है तो आंसर डेसिमल में ही आएगा। हाँ, तो हमने लगा दिया इसको 33.5%। पहले दो का डिस्काउंट नेट निकाल लिया, 20 और 5 का निकाला नेट डिस्काउंट। जो आया उसके बाद सिर्फ 12.5% का साथ में ले लिया, सॉल्व कर लिया, आसानी से निकल आएगा। हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहे इन केंद्रीय विद्यालय, कह रहा है कि उज्जैन में 20% जो स्टूडेंट्स हैं एथलीट्स हैं, और नवोदय विद्यालय में 25% स्टूडेंट्स जो एथलीट्स हैं। कह रहा है कि नवोदय विद्यालय में जो हैज 60% मोर स्टूडेंट देन केंद्रीय विद्यालय। देखिए दो विद्यालय हैं आपके हैं, आसान क्वेश्चन है, या केंद्रीय विद्यालय या आपका नवोदय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय में कह रहा है कि नवोदय विद्यालय में 60% ज्यादा स्टूडेंट्स हैं केंद्रीय विद्यालय के कंपैरिजन में। अगर केंद्रीय विद्यालय में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 100 है, तो नवोदय में इसका 60% ज्यादा है। कितना हो जाएगा 60% ज्यादा, 160। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब कह रहे हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय में एथलीट्स हैं वो कितने, 20% है। तो 20% एथलीट्स इसमें हैं, और इसमें 25% है। तो अगर मैं 100 का 20% निकालूंगा तो ओरली निकल जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर मैं 160 का 25% निकालूंगा, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 160 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा, 40। तो यहाँ पर जो एथलीट्स आएगा 40, यहाँ पे 20। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि देन द नंबर ऑफ एथलीट्स इन नवोदय विद्यालय इज व्हाट परसेंट ऑफ द एथलीट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय में एथलीट्स कितने हैं, 40। वो केंद्रीय विद्यालय का कितना परसेंट है, केंद्रीय विद्यालय में कितने, 20 का कितना परसेंट है, यही आपको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान, 100 इंटू 2 करेंगे तो 200%। कितना आ जाएगा, 200%। ये पूरा लिख के बता रहा हूँ, हालांकि पेन फ्री हो जाएगा। 20 से 40, 40/20 यानी क्या, 200%। दो गुना का मतलब क्या होता है, 200% है। अगर पूछता कितना परसेंट ज्यादा है तो फिर क्या आंसर होता, तब आंसर 100% हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें हैं। मोर देन नहीं पूछा, व्हाट परसेंट ऑफ दैट हो पूछा, कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज्यादा नहीं पूछा है। नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय से कितना परसेंट मोर देन है, तब फिर क्या आंसर होता है, 100%। दो गुने का मतलब 100% ज्यादा।
ठीक है, लेकिन पूछा कितना परसेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 200%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है तीन चीजें, कह रहा 12 वाला क्वेश्चन कह रहा है देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट नेचुरल, बिल्कुल स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1, सभी लोग जानते हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, नहीं बिल्कुल नहीं, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये बी तो गलत हो गया। जब बी गलत हो गया तो ये ऑप्शन चला गया। ये तो राइट है, ठीक है। अगर ए राइट है तो ये वाला चला गया, सी वाला चला जाएगा, ये तो राइट ही क्लियर है। अगर हम सी अब चेक कर लेते हैं, सी कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज आल्सो रियल नंबर, से बिल्कुल बात सही है कि जितने भी रेशनल नंबर है वो रियल नंबर ही तो होते हैं। रियल नंबर दो तो होता है, तो रियल रेशनल नंबर जो सारे होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, यानी सी तो राइट है। जब सी राइट है, ए राइट है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी ए एंड सी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, सी भी राइट है, तो ई और सी लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट था नंबर सिस्टम का, खाली बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया। और पहले जो क्वेश्चन पूछा था यार, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट खाली पूछा है। 13 देखिएगा, कह रहे हैं मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ये भी पूछा है। कह रहा हाइट एंड रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर इक्वल, हाइट एंड रेडियस क्या होगा, इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइट अगर रेडियस आर है और हाइट आपस में क्या होगा, इक्वल आ गए। और वॉल्यूम दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या है, इफ हाइट एंड रेडियस ऑफ राइट इक्वल एंड इट्स वॉल्यूम इतना सेंटीमीटर। इसमें देखिए आप क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा बना लीजिएगा, इसका डायमीटर पूछा है। तो जरा बताइए इसका डायमीटर क्या है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में इतना नहीं पूछा है, बोला ना इफ हाइट एंड रेडियस आर सिलेंडर इक्वल एंड इट्स वॉल्यूम इतना, तो फाइंड इट्स डायमीटर। तो बताइए उसकी डायमीटर कितना है सिलेंडर का, ये आपसे पूछा है। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए सबसे पहले आप जानते हो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना दे रखा है आपका, 176/7। पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, एच की जगह भी हम लिख देंगे आर, बोला दोनों इक्वल हैं, 170/7। अगर मैं कैंसिल करता हूँ, 20 से कैंसिल करिए 176 को, तो 8 बारी में जाएगा, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा, और उधर हमारा बचेगा सिर्फ 8। आर क्यूब की वैल्यू अगर 8 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट लग जाएगा 8 का, तो कितना आ जाएगा, 2। आर की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, तो हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हमारा होता है रेडियस का 2 गुना। तो रेडियस हमारी 2 आई, उसका 2 टाइम्स करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर मेरा डायमीटर आएगा। तो क्वेश्चन इसमें डायमीटर पूछा था, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 भी ज्योमेट्री हम लोग पढ़े पढ़े हैं क्लास के अंदर, उसका एक बिल्कुल जो है सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, सिमिलैरिटी का, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि डीसी के लेंथ दे रखा है, एसी के लेंथ दे रखा है, आपसे बीसी के लेंथ पूछा है आपसे। आप जानते हैं, अगर मैं दो ट्रायंगल पे फोकस करूं यहाँ पे, कौन कौन सा ट्रायंगल, अगर मैं सी डी ए, अगर मैं ट्रायंगल सी डी ए एंड ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, बिल्कुल सिमिलर हैं। क्यों, सिमिलर की कंडीशन क्या होती है, सिमिलरिटी की कंडीशन होती है कि दो एंगल बराबर हो जाए। जैसे ये वाला एंगल आप देख पा रहे हो, अगर दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल देख लीजिए, एबीसी बड़ा वाला और बीच वाला, यानी ये देखिए, ये वाला ट्रायंगल सी डी ए और बड़ा वाला, तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला एंगल दोनों 90 दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, है ना। ये अगर 90 है, तो ये वाला 90 दे रखा है, ये भी जाहिर सी बात है 90 होगा। और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, ये अब ये 90 है, और बड़े वाले का देखिए ये पूरा बड़ा वाला एंगल है, ए भी 90 है, एक एंगल ये 90 तो वही है। और आपका कौन सा दे रखा है, एडीसी, ये वाला एंगल देखिए 90 दे रखा है, एंगल ए डी सी भी 90 है। तो दोनों ट्रायंगल में देखिए, एक एंगल ए और छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी, दोनों 90 बराबर हो गए। और दोनों ट्रायंगल में जो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन है, क्या है, कॉमन है।
जब दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के बराबर होते करस्पॉन्डिंग, तो वो क्या हो जाता है, वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। क्या हो जाता है, वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। और सिमिलर ट्रायंगल की एक डेफिनेशन है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है का रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं रेशियो निकालूं, छोटा वाला ट्रायंगल लूं सी डी, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो सी डी अपॉन ये जो सी ए है, ये इक्वल होगा। और बड़े वाले ट्रायंगल में अगर जाएंगे उसका बेस क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी कह सकते हैं, अपॉन उसका जो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, तो क्योंकि 97 हाइपोटेन्यूस का उसका हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, बी सी। ये तो हो जाएगा। सॉल्व कर लो यार, सी डी की वैल्यू दे रखा है, दो सी ए दे रखा है फोर, ए सी के दे रखा है फोर, और बी सी नहीं पता है, तो बी सी निकाल लेंगे नहीं। 2 इंटू बी सी इक्वल्स टू 4 इंटू 4 करेंगे 16, दो उधर 16 को डिवाइड करेगा तो 8 आ जाएगा। यानी हमारी जो बीसी की लेंथ आ जाएगी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, 8 यूनिट आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ करना, बिल्कुल सिमिलैरिटी की कंडीशन है कि दो एंगल अगर बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने यूज किया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ पर्सन बायज टू वॉचेस फॉर अ टोटल सम ऑफ रुपीज 1000। कह रहा है ही सेल्स वन वॉच एट लॉस ऑफ 5%। एक वॉच उसने 5% के लॉस पे सेल किया, दूसरे को 20% के गेन पे सेल किया, और ओवरऑल उसको 50 रुपीज का गेन हो जाता है। उनका कॉस्ट प्राइस बत पूछा पूछा कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आप बताइए। अब इसको देखिए दो तरीके से आप लगा सकते हैं, बात समझ में आ गई। और देखते हैं हम लोग किस तरह से लगाते हैं। सबसे पहले अगर देखिए इसमें एक चीज ये कह सकते हैं, एक कह रहा 5% का लॉस है, दूसरे पे 20% का लॉस है, ओवरऑल कह रहा है गेन हुआ। पहले के 5% का लॉस है, दूसरे पे 20% का कह रहा है गेन है, और ओवरऑल 50 रुपीज का कह रहा है गेन है। अगर हम ओवरऑल की बात करें, 5% लॉस का क्या मतलब होता है भाई, 1,000 रुपये अगर टोटल है उसमें 5% लॉस का क्या मतलब हुआ। अगर मान ली 1,000 रुपये है टोटल, दोनों को मिला के कॉस्ट अगर 1000 है, अगर इसमें 5% का लॉस हो गया तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 50 रुपीज का। यानी -50 कह सकते हैं, 50 रुपीज का लॉस हो गया। अगर मान ली 1,000 रुपये है आपके पास पूरा कुल मिला करके, और उस पर 20% का गेन हो जाता है, कितने का गेन हो गया, 20/100 करेंगे 200 का गेन हो गया। कितना हो जाएगा, 200 का गेन हो गया। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो माइनस, अब एलिगेशन लग जाएगा देखिए आसानी से, -50 का लॉस +200 का गेन, और ओवरऑल दे रखा है 50 रुपीज का गेन। तो मैं क्या एलिगेशन नहीं लगा दूंगा, आराम से निकाल लीजिए। 200 और 50 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा 150 आएगा, और 50 50 यानी 50 और -50 का डिफरेंस निकालेंगे 100, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अगर रेशियो निकालेंगे यहाँ से तो 5 3 और 5 2। ये रेशियो किस चीज का आता है, ये रेशियो आता है कॉस्ट प्राइस का। क्या आता है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। एलिगेशन अगर कॉन्सेप्ट पढ़े तो आपको मालूम होना चाहिए। तो तुरंत ऑप्शन पे जाइए और देखिए कि कहाँ पर कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:2 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 3:2 नहीं है, यहाँ पे देखिए 1:1 है, यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल, और 2 3 जा 2 4 जा, यहाँ 3:2 का रेशियो, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे 9 11 का रेशियो है, ये भी नहीं होगा। तो कॉस्ट प्राइस के रेशियो को देख करके आसानी से यहाँ पे हम लोग आंसर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत देखिए आ जाएगा कि नहीं, आराम से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है। तो आसानी से यहाँ पे जो है सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, ये निकल जाए 3:2 का रेशियो। अब एक मेथड और भी है। प्रॉप जैसे कि आपको बोला है ना कि 50 रुपीज, अब एक मेथड और बता देता हूँ। आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है क्या, कि 5% का लॉस है, 20% लॉस। अगर बताइएगा, अगर टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा अगर टोटल 1,000 रुपये है, तो फर्स्ट मेथड हो गया। अगर 1,000 रुपये है और 50 रुपये का क्या हो गया उस पर, अगर पूरा गेन हो जाता है, तो अगर 50 का गेन है तो कितना परसेंट का, कितने परसेंट का गेन हो गया, तो निकाल नहीं जाएगा। 50/1000 कर लीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/20 आएगा, यानी 5%। सिंपल सी बात है, 5%, 1,000 का 5 रुपये 50 आएगा। तो ओवरऑल आपका गेन 5% आ गया, तो निकल नहीं जाएगा।
तो 5% का लॉस है, 20% का गेन है, और ओवरऑल निकाले हैं 5% का प्रॉफिट। यहां से भी निकाल लेंगे। 20-5 का रेशियो, 20-5 का डिफरेंस 15, और यहाँ पे रेशियो 5-5 का डिफरेंस 5, और -5 का डिफरेंस 10। तो 15 और 10, यानी यहाँ पे 3:2 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ऐसे निकाल लेंगे। और अगर आंसर लेना चाहे तो तीन दो, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:2 आया, तो 3 2 5 टोटल कॉस्ट, 3 2 5 यूनिट, 5 यूनिट के लिए कितनी देर का? 1000। एक की निकालेंगे तो यहाँ से 200, तो तीन की निकालेंगे कितनी जगह? 3 × 200 करेंगे 200, यानी 600 रुपये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 600। और 2 × 200 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 400। अरे भाई, 3 + 2 कॉस्ट प्राइस आया, तो दोनों का सम 3 + 2 5 यूनिट, 5 यूनिट के 1000, एक की 200, थ्री की 600, टू की 2 × 2 = 4, 400। तो ऐसे भी लगा सकते हैं आप, परसेंटेज में कन्वर्ट करके ओवरऑल परसेंटेज निकाल लीजिए क्या हो रहा है, तुरंत 3:2 आ जाएगा। या फिर अगर आप पैसे में करना चाहते हैं, रुपए का लॉस रुपए का फायदा, ओवरऑल रुपए का कितना गेन है, यहां से भी रेशियो निकाल के निकाल सकते हैं। ऑप्शन में रेशियो चेक करके भी ऑप्शन कर सकते हैं, और आंसर भी फाइंड आउट करके निकाले, जैसे मैंने यहाँ पे आंसर फाइंड आउट किया, ये भी कर सकते हो। और आप ऑप्शन पे जाकर के 3:2 का रेशियो भी देख सकते हो। तो आई थिंक दोनों मेथड आपको अच्छे समझ में आ गया। तो अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। 16 देखिए क्या कह रहा है। ये मिक्सचर एंड इरिगेशन का क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है 85 लीटर आप कह रहा मिक्सचर है, उसमें मिल्क एंड वाटर है, 27 और 7 के रेशियो में है। कह रहा है कितना वाटर और ऐड कर दें जिससे कि रेशियो जो हो जाए वो 3:1 हो जाए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बहुत सारा इस तरह का हम लोग क्वेश्चन किए हुए एग्जाम अपने क्लास के अंदर। 85 लीटर का अगर टोटल मिक्सचर है, तो जरा बताइए, अगर 27 और 7 के रेशियो में है, तो मिल्क कितना वाटर कितना निकाल लीजिए। मिल्क की क्वांटिटी कैसे निकलेगी? 85 × मिल्क अगर आपको निकालना, अगर 27 और 7 के रेशियो में है, तो 27 अपॉन टोटल 27 + 7 कर लीजिए 34। यहाँ से 17 5 जा, यहाँ पे 17 2 जा आ जाएगा। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 135, 100, 135। और का आधा करोगे अगर आप 170, अगर 135 का आधा करोगे तो 67.5 आ जाएगा। ये मिल्क आ गया। तो जरा मिल्क अगर की क्वांटिटी अगर इतनी है, और टोटल मेरा अगर 85 लीटर है, तो वाटर कितना है? 85 में से 67.5 माइनस कर दो, तो 117.5 आ जाएगा। ठीक है। अब एडिशन आपको आना चाहिए। ये वाटर हो गया, ये आपका मिल्क हो गया। कह रहा है कितना वाटर और ऐड कर दें कि रेशियो 3:1 हो जाए, 3:1 हो जाए। निकल नहीं जाएगा आपका। आप चाहते हैं तो आराम से देखिए निकाल लीजिए। तो अब ऑप्शन पे जाइए, अब ऑप्शन पे देखिए कि क्या इसमें क्या किया जाए कि ये रेशियो 3:1 हो जाए। इसका मतलब ये है कि अब देखिए, अब 6 लीटर ऐड करेंगे। अगर 117.5 में 6 करेंगे 235 आएगा, वहां से आपका 3:1 नहीं बनेगा, क्योंकि क्योंकि आप जानते हैं कि ये 25 से कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 25 से कैंसिल हो रहा है। तो इसमें कोई ऐसा नंबर जो 25 से कैंसिल हो। तो देखिए, कुछ भी अगर आप ऐड करके सॉल्व करेंगे 3:1 नहीं आएगा। आएगा किससे आएगा? 5 लीटर। अब आप, आपके पास बहुत टाइम रहता है, आप ऐड करके कैंसिल करके देख लीजिएगा। सीमेंट का क्वेश्चन है। मैं बता दूं, देखिए पाँच पाँच जैसे यहाँ पे लेंगे ना आप, जैसे आप 5 यहाँ पे लिए, जैसे आपने 5 लिया, जैसे आप 5 लेंगे, तो 17.5 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 22.5। कितना हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा वाटर, और 67.5 पे आपको हो जाएगा मिल्क। रेशियो निकालेंगे, डेसिमल देखिए हटाइए, दोनों तरफ एक ही सेम है। 25 से कैंसिल करिए, ये कैंसिल करेंगे तो 25 जा 50, 27 आ जाएगा। इसको 25 से कैंसिल करेंगे 9 आएगा। 9 इसको कैंसिल करेंगे 3:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3:1। तो कहने का मतलब कुछ करना ही नहीं था। हमने मिल्क निकाला, वाटर निकाला, ऑप्शन से हमने मैच करा के वेरीफाई कर दिया। हमने कहा कि कितना वाटर ऐड करें, 5 ऐड करेंगे वाटर, तो 22.5 और 67.5 का जब रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल करके हम देख लेंगे 3:1 आ रहा है, तो मेरा आंसर वेरीफाई हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा 5 लीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं ऐसे ही क्लास के अंदर कराता हूँ कि जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना, एक्स को समान करके मल्टीप्लाई नहीं करना है। वेरीफाई करना आसान होता है, क्योंकि सीमैट के एग्जाम में थोड़ा सा डेसिमल में आ गया। अगर ये थोड़ा सी ऐसी वैल्यू दिया होता ना जिसमें डेसिमल ना होता, तो और आसानी से वेरीफाई हो जाता।
ठीक है, हालांकि बहुत टफ नहीं लगा, आसानी से वेरीफाई हो गया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 17 देखिए क्या कह रहा है। 17, अगर आप क्लास में गए हैं और इस तरह हम लोगों ने पूरा सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है, तो 17 क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ये फिक्स पैटर्न है। क्या पैटर्न होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट ये कहता है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 9 4 का डिफरेंस 5 यहाँ पे मौजूद है। कह रहा है नीचे का अगर डिफरेंस ऊपर है, जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 16 और 9 का डिफरेंस 7 ऊपर है, 25 और 16 का डिफरेंस 9 ऊपर है। यानी नीचे का अगर डिफरेंस निकालेंगे, अगर ऊपर है, ऊपर न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है? 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, क्या होता है? 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। कब होता है? जब ये डिफरेंस, नीचे का डिफरेंस न्यूमरेटर में दिखाई दे। हो गया क्वेश्चन ये एक लाइन में। फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म का मतलब देखिए, 5 वाट से मतलब नहीं है। फर्स्ट टर्म का मतलब आपका है, इससे देखिए फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये वाला 1, यहाँ आप समझिए कि 1 है ये 1/2 का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है। लास्ट टर्म कौन है? देखिए 8 स्क्वायर फोकस के 15, देखिए डिफरेंस इक्वल है, इसको मत ले लीजिएगा। ये समझिए कि 1 अपॉन, ये 1/8 का जो स्क्वायर होगा, ये लास्ट टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर का मतलब होता है 1/4 माइनस 1/8 का स्क्वायर, ये लास्ट टर्म होगा यानी 64। 64 - 4 करेंगे आ जाएगा 60, और नीचे आ जाएगा 4 × 64। इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करिए, 4 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 15/64 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए थी इस वाले क्वेश्चन में। तो जो मेरा आंसर होगा वो 15/64 हो जाएगा। 18 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। चेक कर लेते हैं यार, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। नहीं समझ में आ रहा, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या क्या ले सकते हैं हम लोग? 1 3 5, या हम ले लें 3 5 7, या 5 7 9। अगर सबको मैं ऐड करता हूँ, तीनों का सम करिए, 5 3 8, ये 9 आ जाएगा। इसको सबको ऐड करेंगे 15 आएगा। इसको सबको ऐड करिए, 7 5 12 प्लस 9 करेंगे 21। ये जो तीनों नंबर है किससे डिवाइड होते दिखाई दे रहे हैं? ऑल 3 नंबर्स। क्या 2 से डिवाइड है? नहीं है। क्या 3 से तीनों नंबर डिवाइड? बिल्कुल डिवाइड है। क्या 5 से है? नहीं है। क्या 6 से है? नहीं है। तो सब किससे डिवाइड हो रहे हैं? अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, मैंने 3 तरीके की कंडीशन ली, और तीनों कंडीशन में देख रहा हूं, तो नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ना। तो बी ओनली राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ओनली आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि 4 कॉइन्स को एक, क्या कह रहा है, टॉस किया जाता है। तो बताए, अगर 4 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा, तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा कितना होगा? टोटल जो हमारा पॉसिबल आउटकम्स होगा वो कितना होगा, पहले ये बताइए। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारा कैसे निकलता है? टू द पावर n। जितनी बार आप टॉस करते हो उसकी पावर लगाई जाती है, 2 की पावर 4 करोगे तो 16 हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएगा। अब हम बात करते हैं कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना आएगा। ये कैसे निकलता है? ये कंडीशन पे निकलता है। क्या कंडीशन है? अरे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड जो है नेवर अकर टुगेदर, कि दो हेड जो है एक साथ नहीं रहेंगे। तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं, जिसमें दो हेड एक साथ नहीं रहेंगे? देख लीजिए। सबसे पहली बात कि भाई 4 बार टॉस टॉस किए आप, तो पहला केस अगर मैं बात करूं कि भाई चारों टेल आ जाए, उस कंडीशन में दो हेड तो एक साथ, कभी इसमें हेड ही नहीं, तो हेड आएगा ही नहीं। तो एक कंडीशन तो ये, एक आउटकम तो ये हो जाएगा। दूसरा केस क्या बनता है कि एक हेड रहे, बाकी टेल रहे। अब इसमें कितने कंडीशन बन सकती है? पहली बार हेड आ गया, फिर टेल 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 आ जाए, या अब देखिए हेड की पोजीशन चेंज कर दीजिए, टेल पहले, फिर दूसरे नंबर पे हेड आ जाए, फिर टेल टेल आ जाए, या फिर हेड तीसरे पे चला जाए, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, या फिर हेड और जहां शिफ्ट हो सकता है।
तीनों टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। ये चार कंडीशन बनेगी जिसमें एक बार हेड आएगा तो चार केसेस मिलेंगे। एक केस ये मिलेगा, दूसरा केस ये मिलेगा, तीसरा केस ये मिलेगा, चौथा केस ये मिलेगा। तो चार केस यहाँ पे मिल जाएंगे, चार फेवरेट आउटकम्स हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। और तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई हम चार बार टॉस कर रहे हैं और चारों बार हो सकता है कि दो हेड आ जाए। अगर दो हेड आएगा तो कैसे कैसे कितने केसेस पॉसिबल यहाँ पे होंगे, दो हेड आएंगे तो दोनों हेड साथ में नहीं रहने चाहिए। तो देखिए मान ले दो हेड आ गए, दो टेल आएगा तब। तो पहला मैं लेता हूँ टेल, फिर हेड लेना पड़ेगा, फिर टेल, फिर हेड ले लीजिए, एक तो ये बन जाएगा। या क्या ले सकते हैं हम लोग, पहले हेड ले लें फिर टेल ले लें, है ना, और फिर हेड ले लें फिर टेल ले लें। या हम लोग कह सकते हैं कि हेड ले लें फिर टेल ले लें, फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। अब इससे ज्यादा बन ही नहीं पाएगा, देख लीजिए। आप कहीं भी और कंडीशन नहीं बना, दो हेड के साथ इतने ही केसेस आप बना पाओगे। इसी तरीके से आ सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो कितने मिलने हैं, हमारे तीन केसेस। अब कोई कहे कि अगर तीन हेड साथ में आ जाए, अगर तीन हेड साथ में ले लोगे और एक टेल लोगे तो कोई केस बनेगा ही नहीं जिसमें दो हेड साथ में ना आए। और जबकि दो हेड साथ में नहीं आना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव लगातार, तो तीन हेड वाला कंडीशन नहीं बनेगी। तो हमारे पास जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स मिलेगा 1 + 4 5 + 3 8, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स 8 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए, प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फॉर्मूला आप जानते हो कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा 8 हो गया और पॉसिबल 16 है, डिवाइड करेंगे तो 1/2। अच्छा क्वेश्चन था ये, तो बेसिक ही था। तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये 90 क्वेश्चन जो आपका था प्रोबेबिलिटी से पूछा था। लास्ट क्वेश्चन दिखेगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत से लोग इसमें फंस जाएंगे। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में हमने स्क्वायर रूट का अप्रोक्सीमेशन एक चीज समझाया था, अगर आपको याद होगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर किसी नंबर का अप्रोक्सीमेशन रूट निकालना हो तो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, x + y/2 टाइम्स ऑफ रूट वाई, जहां y क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसी वाले का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। जैसे हमें मान लेते हैं कि √5 दिख रहा है, अगर हमको √5 का स्क्वायर रूट निकालना है अप्रोक्सीमेशन में, कैसे निकालेंगे, हम ये देखेंगे कि 5 और उसके आसपास कि कौन सा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर। आप बोलेंगे सर चार, चार एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैसे निकलता है, यानी वाई, 5 तो x हो गया, ये y अब 5 के पास में सबसे करीब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा, 4, ये 4 हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 5 4 करेंगे 9, इधर चार का स्क्वायर रूट करेंगे दो, तो दो, 2 × 2 करेंगे 4, 9 को 4 से डिवाइड करोगे 2.25 कितना आ जाएगा। अभी देखिए यानी कि ये अप्रोक्स में आया, क्या है, अब आप लोग जाके कर लीजिए, इस 5 का स्क्वायर रूट अप्रोक्स में 2.25 आपके दिमाग में आया, 2.25 होगा। ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, नहीं कि मैं जाकर निकाल रहा हूँ बड़े तरीके से। अब देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। स्क्वायर रूट पूरा लगा हुआ है, √5 मैंने निकाला 2.25, और +2 ऐड करेंगे तो 4.25 आ जाएगा। प्लस यहाँ 2.25 में से 2 चला जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा 2.25 में से 0.25 आ जाएगा ना। चलिए नीचे बताइए क्या आएगा। नीचे देखिए स्क्वायर रूट लगा हुआ, लगा दीजिए। √5 की वैल्यू आपने 2.25 लिखी है, +1 ऐड करेंगे तो 3.25। इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे, अभी देखिए कितने अच्छे से सॉल्व मैं करता हूँ। आप ये बताइए आपका मामला कहाँ फंस रहा है, 4.25 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आप सोचिए यार, अब इसका कैसे निकाला जाए, थोड़ा सा गेस करिए। आप जानते हैं कि 20 का जो स्क्वायर होता है वो 400 होता है। ये 425 है ना भाई, इसको मैं 425/100 नहीं लिख दूंगा भाई। √4.25 का मतलब क्या, मैं ऐसे लिख दूंगा ना, 425/100। ठीक है, तो 425 का स्क्वायर रूट हमको मालूम होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है। ये 425 है, यानी 400 और 441 के बीच में होगा कहीं। ना तो 20 का स्क्वायर है ये, ना तो 21 का है, तो 20 और 21 के बीच में कहीं होगा। तो यानी कि
समथिंग आएगा। क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग में क्या ले लूँ, खुद बताइए। जैसे कि अब 0.25 स्क्वायर रूट तो आप सभी लोग जानते हैं कि 0.5 आ जाएगा। ये इसका कितना आएगा अगर आप इसको समझ पा रहे हैं। आप जानते हैं कि 18 का स्क्वायर होता है 324। यानी अगर 3.4 अगर यहाँ लगाएंगे तो 1.18 का स्क्वायर ही होता है। यानी 1/8 अगर 3.24 का, यानी अगर मैं 1.8 की बात करूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3.24 आएगा। तो 3.24 होता तो उसका स्क्वायर रूट कितना निकल के आता? 1.8। 18 का स्क्वायर रूट होता है। बस समझ आएगी नहीं? सॉल्व कर लो यार। तो 4.25 को क्या लिख सकते हो? 2 पॉइंट मान लेते हैं कि 1 है, सपोज है, जबकि 2.1 से कम ही है। क्योंकि 2.1 होगा 4.41 का। 2.1 का स्क्वायर क्या होगा? 4.41 होगा। ये 4.25 फिर ये 2.1 में ले ले रहा हूँ अप्रॉक्स में। ये 0.5 ले लीजिए। और 3.25 का जानते हैं 1.8 ले लीजिए। क्योंकि उसी एकदम करीब में है। 300 खाली खाली यहाँ 4 आ जाता है ना। 3.24 होता तो तुरंत मैं 1.8 लिख देता। ऐड कर लो यार, कितना आ जाएगा? 2.6 लिख रखा है, अपॉन नीचे आ रहा 1.8। अगर मैं कैंसिल करता हूँ, डेसिमल हट जाएगा। 13/9। 1.9 चार जाए 9.4, 9 4 जा 1.4 के आसपास कहीं आएगा। 1.4 का क्या मतलब होता है? 1.4 जो है √2 की वैल्यू है। √2 1.4 समथिंग होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? √2। कुछ करना नहीं था, बहुत इजी था। मैंने मेथड बता दिया आपको कैसे करना है। 4.25 को मैंने कह रहा है 20 और 21 के बीच में, मैंने 2.1 ले लिया, खत्म। मैंने कहा 0.25 तो जान ही रहे आप, अभी मैं निकाला कि 2.5 का मैंने जीरो स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकाला था, 2 माइनस करके मैं 0.25 लिख दिया यहाँ पे। मैंने कहा इधर मैंने निकाला था, ऐड करके ये लिख दिया। ये तुरंत तुरंत 3.24 बराबर मैंने लिख दिया 1.8 डायरेक्ट दिख रहा था, 0.5 डायरेक्ट दिख रहा था। 4.25 में 2.1 लिख दिया, ऐड करके निकाल दिया, बेसिक क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाल दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चंस किए हैं। आपको आई होप बहुत अच्छी चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखे होंगे, और सॉल्यूशन आपको बेस्ट लगा होगा। एक एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से करेंगे, है ना। और सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी आई होप। ऐसे ही हम लोगों ने सीमेट के जो है अदर ईयर्स के भी पीवाई को हम लोग लगातार कराते चले आ रहे हैं। अगर आप देख पाएंगे तो 25 का भी कराया गया, 24 का भी कराया गया है। और जाकर उसको जो लोगों ने नहीं देखा है, पूरी प्लेलिस्ट हमने पूरा कंबाइंड वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पर, जाकर आप देख लीजिएगा। और फिर देखिएगा वहां पर किस तरह क्वेश्चन पूछे गए अदर ईयर्स में। तो कुल मिला करके हम लोगों ने यहाँ पर 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे देखा है। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप में से कुछ भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अब की बार 2026 सीमेट दिए होंगे, पेपर किसी वजह से मान लो खराब चला गया हो या नहीं अच्छे से कर पाए, नहीं अच्छे रैंक ले पाए, और 2020 अगर 7 को टारगेट कर रहे हैं, और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी उनको सारी कॉन्सेप्ट पता है, सारी चीजें उनको पता है, बट प्रैक्टिस वगैरह नहीं हो पाई है, मॉक वगैरह अगर उनको मतलब सीमेट से जो का जो पैटर्न है, अगर उस पर मॉक अच्छे से कहीं नहीं मिल पा रहा है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन में अगर प्रैक्टिस में कमी रह गई है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं वो लोग, जिनका कॉन्सेप्ट की उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो सबसे पहले हमारी सीमेट के लिए हम लोगों ने बहुत ही अच्छी कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट जो ई बुक तैयार कर रखी है, लगातार लोग इसको परचेज करके अपने रैंक को बेहतर बना भी रहे हैं। इस जो सीमेट की हमारी 2027 के लिए जो हमारी ई बुक है, जिसके अंदर हमने 3500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है ना, कुछ पढ़ना नहीं है। तो आप इस बुक को परचेज करिए सीमेंट की। इसके अंदर क्वांट के क्वेश्चंस भी होंगे, डीआई के भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, इनोवेशन का भी आप पूरा हमने पूरा एकदम बेहतरीन क्वेश्चन इसमें कंटेंट दे रखा है, जनरल अवेयरनेस के भी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। और ये जो पूरी जो ई बुक तैयार की गई है, वो 2019 से लेकर जब से एनटीए ने पेपर कंडक्ट कराना शुरू किया है, तो 2019 से लेकर के 2026 तक कि जितने भी जो है क्वेश्चंस अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके पैटर्न को ध्यान में रख करके हमने इस बुक को बनाया है। आप इस बुक को लेकर के अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। सारा सॉल्यूशन भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको। और साथ ही साथ अगर आप मॉक हमारे हर कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उससे पहले आप मॉक देते हैं, तो हमारा सी मैट का मॉक भी है। मॉक के अंदर हमने सिर्फ 26 के पेपर को देख करके, मॉक हमारा नहीं है 2027 वाला,
एक 2027 का जो मॉक हमने तैयार किया है, तो हमने जो पिछले साल जो भी एनटीए का जो पैटर्न रहा है उसको भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बस हमें वन ऑफ द बेस्ट मॉक हमारा है कि सीमेंट का देखा जाए, जिसके अंदर आपको 10 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन को डिटेल सोल्यूशन भी इसके अंदर दिया गया है। तो इस मॉक के थ्रू भी आपने जो है प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और ठीक बात समझ में आ गई। ये दो चीजें बतानी थी जिनका मतलब कोर्स वगैरह, जिनका कॉन्सेप्ट वगैरह कंप्लीट है, तो ये बुक हमारी ले लें और ये हमारी क्या है, मॉक है। इन दोनों को परचेज करके कर सकते हैं और तैयारी अपनी बेहतर बना सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं हम लोग, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनका अभी जैसे हमने 20 क्वेश्चन क्वांट का कराया, तो बहुत सारे आया। उससे पहले हमने हर साल का हम लोग प्रैक्टिस कराते ही रहते हैं, हर ईयर का जो सीमेंट के क्वेश्चंस को। तो वहां पे अगर आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो है तैयारी कॉन्सेप्ट में कुछ कमी रह गई है और कॉन्सेप्ट अगर आपका तैयार नहीं है, तो उसके लिए या कहीं वो थोड़ा बहुत मान ली प्रैक्टिस सेशन में कमी, प्रैक्टिस में कमी तो है, ये साथ साथ कॉन्सेप्ट भी नहीं तैयार है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो हमारा 2027 का सीमेट का जो है कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसको आप परचेज करके अपने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। इसके अंदर आप फिर आपको ई बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है क्या कहते हैं कि कोई मॉक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉक ई बुक इसके साथ मिल जाएगा और सारी जो क्लासेस हैं, जितने भी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे क्वांट हो चाहे रीजनिंग हो, वो सारे के सारे एक पैटर्न में आपको कराए गए हैं। तो वहाँ पर पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराए गए, तो वहाँ प्रैक्टिस करिए पूरा। वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर आप ये बुक और मॉक फिर अपनी प्रैक्टिस करिए। ये पूरा कंप्लीट बैच है सीमेट का। इसको भी आप परचेज करके और जो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ये लेना कहाँ से, चाहे ई बुक की बात करें, चाहे आपको मॉक की बात करें, चाहे हम जिसकी बात करें कोर्स की। देखिए अभी कॉन्सेप्ट की अपनी वेबसाइट है, अभी कॉन्सेप्ट.com। वहां से जा करके आप तीनों में से जो भी चीज आप लेना चाहते हैं सीमेट के लिए, चाहे वो कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे वो बुक लेना चाहते हैं, चाहे आप जो है मॉक लेना चाहते हैं, अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट का ऐप भी हमारा है, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। और साथ ही हमारा नाइन, अगर कोई इंक्वायरी अगर आपको कुछ करनी है, तो हमारा 9450 वाला नंबर है, 808091। इस नंबर पे आप जो मैसेज करके कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको वहां पर तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें आपको बतानी थी कि हमारे बैच के अंदर क्या क्या है, हमारी बुक की क्या खास बात, हमारी मॉक की क्या खास बात है। बाकी और सीमेट के अगर आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन देखने हैं, तो यूट्यूब पर हमने चैप्टर वाइज भी पूरा पिछले 6 से 7 साल का पूरा चैप्टर वाइज करा रखा है। पूरा कंबाइंड भी हमने करा रखा है, रीजनिंग क्वांट का पूरी वीडियोस वहाँ पे पड़ी, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप लोग। और अगर आपको इनका हमारे क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो सीमेट का हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो वहाँ पर हमने सारी जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखी है आपको पीवाईक्यू की। तो कुछ भी अगर है तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। तो इस एग्जाम डेट अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे भी आएगी, हम लोग जो है आपको अपडेट करते हैं।